सब ने फेस किए हैं, यहाँ तक कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब जो स्टेज पर हैं और जितने फ्रंट रो में वाइट सोफा में वाइट चेयर में और इस पीसीडी और यूसीडी की रेंज में बैठे हैं, सबके पास सेम चैलेंजेस थे। हमें लगता है हमारे ही चैलेंजेस अनोखे हैं इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। 2007 में हमारे चीफ मेंटर ने जब एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया इस इंडस्ट्री में, हजारों लोगों के बीच में उनका लिमोजीन के साथ स्वागत हुआ, तब उन्होंने 13 पायदान 13 एसेंशियल्स नाम से एक ऑडियो तैयार किया, कुछ पॉइंट्स तैयार किए जो CEP पर उपलब्ध है। विनिंग टीम का ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले विनिंग टीम का ऐप, और CEP उसमें सब्सक्राइब कर ले। मात्र 500 रुपए साल, एक साल में मात्र 500 रुपए में 500 से ज्यादा फाइल्स आपको मिलेंगे जिसको सीख कर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपको किसी की और जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कोई अपलाइन है नहीं, अपलाइन दूर है पास है, अपलाइन फोन उठा रही है नहीं उठा रही है, कोई डाउनलाइन भी नहीं है, तो भी आपका बिजनेस और CEP सुनकर शुरुआत हो सकता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, 13 एसेंशियल्स। आप टॉपिक लिख लीजिए अपनी डायरी में, 13 एसेंशियल्स। पर हम 13 के 13 टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। सबके पास अपनी नोट्स हैं, यहाँ पर मेरे साथ जो लोग हैं सारे हमारे सीनियर न्यू सीरीज। तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे, ये माइक अवेलेबल है, इट्स एन ओपन डिस्कशन, ये ओपन डिस्कशन है, सभी लोग अपने पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि सबने वो सफलता का रास्ता देखा है, वो सफलता की जर्नी देखी है, तय की है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। 13 एसेंशियल में 13 पॉइंट्स हैं और 13 पॉइंट में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और वो पॉइंट है सेट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। मैं विवेक भैया से शुरुआत करूंगा, मुझे लगता है सबसे सीनियर, चारों में सबसे सीनियर यहाँ पर विवेक भैया ही हैं। तो सबसे पहले DUCD गए थे 2017 में और इसी त्यागराज स्टेडियम में विवेक जी का रिकग्निशन हुआ था। विवेक जी, गुलाब जी और अनूप जी, ये तीनों का रिकग्निशन एक साथ हुआ था। अनूप जी और गुलाब जी को हमने अहमदाबाद में सुना था, अब आज मौका है यहाँ पे विवेक जी की शुरुआत करने का। प्रायोरिटी की बात करें विवेक जी, कैसे प्रायोरिटी आपने सेट करी, कैसे लोगों को सेट करना चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बिना प्रायोरिटी सेट किए आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। भैया एक बहुत बढ़िया बात करी जो मुझे अरसे से याद है, पहली बार कही कि आप बहुत सारा वजन लेके पहाड़ पे नहीं जा सकते। अगर आपको पहाड़ पे रहना है तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या आपकी लाइफ सेविंग चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेंगी। हम हर काम करते हुए, हर रिश्तेदार को खुश करते हुए या हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको कहीं ना कहीं वेल प्लान अनऑर्गेनाइजेशन तो करना पड़ेगा। मतलब आपके घर में कुछ चीज़ें फैल रही हैं, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो छूट जाने दें, वे चीज़ें बाद में मैनेज हो सकती हैं। हमारी समस्या क्या होती है कि हम हर चीज़ को एक साथ ठीक करते हुए लेके जाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रायोरिटी सक्सेस है तो आपको पहले वो चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है जो आपके लिए सक्सेस की तरफ जाएगी। शादियाँ भी आएंगी, फंक्शंस भी होंगे, जीना मरना सारी चीज़ें हैं। मैं अगर इस बात को रिलेट करूँ अपने फादर के एक्सीडेंट के बाद से, तो हमारे लिए 2 प्रायोरिटी थी उस समय। नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी कि वे उनका ट्रीटमेंट हो, दूसरा कि हम सर्वाइव करें। तो मुझे डिसाइड करना था कि मैं उनकी बीमारी को रोऊं या मैं उसके लिए काम करना शुरू करूं। इस बिजनेस के अंदर भी जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो एक बार आप कामयाब हो जाओ ना, एक बार कुछ चीज़ों में से कुछ प्राथमिकताएं तय कर लो। एक बार तय कर लिया, 3 साल आप उसे कर लीजिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आप जो चाहोगे वो काम करने की स्थिति में। अगर आप प्रायोरिटी सेट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी हम ऑब्वियसली हमारा परिवार है, जो जिसको हमें देखना है, हमारा करंट जो प्रोफेशन है वो है। उसके बाद अगले 3 साल आप अगर वेस्टेज को 3rd नंबर प्रायोरिटी पे ले लेते हो तो ध्यान रखना आपकी जनरेशन तक की जो चीज़ें हैं ना वो वेस्टेज के हिसाब से पूरा करते हैं। लेकिन वो प्रायोरिटी तो करनी होगी, लेकिन वो रोज चेंज भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आज बारिश हो गई तो अपन दूसरे मूड में आ गए, कल कुछ हो गया तो लोग सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज कर लेते हैं, वे कभी कहीं नहीं पहुँच पाते। एक बार एक प्रायोरिटी सेट कर लो, DUCD होना, 5 लाख रुपए का मिनिमम चेक होना, काम खाना, उसके पास सही चीज़। जब हम इस बिजनेस, यस बता रहा हूँ मैं आपको, जब बिजनेस शुरू किया था बहुत सारी चीज़ें डाउन जा चुकी थी, सारी चीज़ें बनानी थी, घर था, गाड़ी था, पैसा था, तो वो जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे ना किसी काम में,
शादियां होंगी, ध्यान रखना, शादियां सबकी होंगी और दुनिया में कोई एक शादी आपके और मेरे बिना नहीं रुक सकती, अनलेस एंड अनटिल कि वो मेरी खुद की हो या आपकी खुद की हो। उसके अलावा सब शादियां होते हैं, सब फंक्शन होंगे, हर चीजें होंगी। कुछ लोग बुरा मानेंगे, भैया एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि जिसे अगर आज किसी बात पे बुरा मानना है या कल हम इस बात से उससे रिलेशन रखें कि अरे यार हम वहाँ नहीं जाएंगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो बेहतर है उस रिलेशन को आज बुरा मान के खत्म कर दें। क्योंकि हम इसी चिंता में लगे रहेंगे कि आज नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा, कल नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा। अरे निपटाओ, आज को तू बुरा मान ले, मैं मेरा काम कर देता हूँ। जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा मेरा बुरा मानना खत्म। हम 80% इस बात में परेशान रहते हैं, अरे चाचा क्या कहेगा, फूफा क्या कहेगा। अरे कोई कमबख्त हमारे बारे में सोच ही नहीं। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, दुनिया आपके बारे में सोच। एक को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है जो एक को अग्र करता है, बाकी चिंता का निरोध कर देता है, तो वो कामयाब हो जाएगा। आप अगले 3 साल वेस्टिज को अग्र कर दो, आपकी सारी चिंता का निरोध हो जाएगा। प्रमोद जी ऐड करना चाहते हैं प्लीज। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा तो प्रायोरिटी सेट करने वाली बात इसमें ऐड करूंगा कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो मैं जो काम करता था CSC जनसेवा केंद्र चलाते थे, आधार कार्ड का काम करते थे, तो वहाँ पे मैं इन्वॉल्व रहता था। लेकिन जब मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता चली, क्योंकि मैं पहले से ही इस इंडस्ट्री में था, तो मुझे जब लगा कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल सही अब मेरे हाथ में आ गई है, तो मैंने अपनी प्राथमिकता को सेट किया। कैसे सेट किया कि जो मेरे केंद्र चलते थे, जहाँ आधार कार्ड की मशीनें चल रही थी, उन पर मैंने लड़के अपॉइंट कर दिए और उनको एक देखने वाला मेरा साला मैंने उसको लगा दिया कि मुझे 10,000 रुपये महीने देंगे, तुम इसको दे दो। और मैंने वहाँ से अपने टाइम को फ्री कर लिया 10,000 रुपये देंगे। तो हुआ क्या, या हमारी कीमत 10,000 रुपये थी। इसको इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर इंद्रवीर जी का, यहाँ पर इंद्रवीर जी हैं जो कि DUCD है, न्यू DUCD है, उनका रिकग्निशन होगा। इंद्रवीर जी की बहुत सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल शॉप है और एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये फिगर्स रियल नहीं है। अगर मान लीजिए कि इंद्रवीर जी को सरकार से 1 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, अगर इंद्रवीर जी बैठते हैं तो पापा की बात हुई इंद्रवीर जी से और उनका डिस्कशन चल रहा था, काउंसलिंग चल रही थी। पापा ने उनसे पूछा कि इंद्रवीर जी ऐसा है कि अगर इंद्रवीर सिंह कालरा उस दुकान में ना बैठे और कोई और व्यक्ति उस दुकान में बैठे तो इंद्रवीर जी को कितना नुकसान होगा, कितनी कमाई होगी। इंद्रवीर जी ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं कोई और बैठेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बोले कितना कितना नुकसान होगा, कितनी, अगर अभी 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो अगर कोई और व्यक्ति बैठेगा तो कितना पैसा है। बोले 70-80 हज़ार रुपये। पापा का दूसरी लाइन का जवाब ये था कि फिर इंद्रवीर सिंह की कीमत 30,000 रुपये होगी। सिर्फ 30,000 रुपये की दुकान हुआ दुकान में इंद्रवीर जी के बैठने से 70,000 रुपये वैसे दिया। वो दिन था और आज का दिन था। आज मैनेजर्स उनकी दुकान को चलाते हैं, वो जाते भी नहीं है महीनों में, वो सिर्फ यहाँ फोकस है, यहाँ पे बैठे हैं। जो काम कोई और कर सकता है उस काम को आप ना करें, ये जीवन का सिद्धांत है। यही चीज़ मैंने की, भैया से काउंसलिंग करके, भैया ऐसे में बिजी रहता हूँ, तो उसके बाद मैंने वो जो लगा दिए और फिर मैं अपने काम को प्रेस्टीज बिजनेस करने लगा। और दोस्तों पहले ही महीने वो जो 10,000 मैं उसको दे रहा था, पहले ही महीने मेरा चेक 15,508 रुपये का आया था। फर्स्ट मंथ ही में प्रॉफिट में था। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे बच्चे छोटे थे, हमारे जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना होता था, पहले हम लोग रेगुलर वर्क करते थे, उसमें इन्वॉल्व रहते थे, लगा जताते थे हम लोगों को कि हम बिजी रहते हैं, लेकिन था क्या कि बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं। ये जो टाइम था, जो जिसका कोई प्रोडक्टिबल टाइम नहीं था, वो हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन हम उसमें ही रहते थे। इसको मैंने 3-4 साल बिल्कुल कहीं भी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपसे कि बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में ना जाएं, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा ड्रीम था पहले DUCD जाना। मेरा ड्रीम था अपनी इनकम को 5 लाख रुपए महीने पहुंचाना। इसलिए मैंने प्राथमिकता सेट की, मुझे पहले क्या चाहिए। जैसे अभी विवेक भैया कह रहे थे, आपको अगर एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है या आपको बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करना है, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों में क्या क्या चीज़ें आपको बाधा आएंगी, उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का। तो उसमें क्या चीज़ें छोड़, भले ही प्यारी चीज़ होगी आपकी, भले ही बहुत प्यारी चीज़ होगी, लेकिन अगर वो भारी है, जिसे लेके आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो वो प्यारी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ के आपको हीरा मिलने वाला है, आप DUCD जाने वाले। तो आपको प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी। भैया एक लाइन कहते हैं, सुनियोजित लापरवाही। सुनियोजित लापरवाही का मतलब है
कि आपको खाना अगर पनीर पसंद है खाने में, आपको नान पसंद है खाने में, लेकिन अभी आप न्यू सिटी जाने के सफर में हैं, तो आप दाल रोटी खा लो केवल 1 साल से 2 साल में। आप मखमल के बिस्तर पर सोना चाहते हैं, लेकिन आप अगर न्यू सिटी जाना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी सेट करो कि पहले मुझे क्या चाहिए। तो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल मैक्सिमम आप अपनी सुनियोजित लापरवाही करें। खाना अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसे अभी देख रहे थे कि वो सड़क पे आके सोए, रियली बहुत ही मतलब आप सोच सकते हैं कितनी 4 लाख रुपए का चेक, यहाँ एक रोटी किसी को नहीं मिलती ना अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे आके हल्ला मचाते हैं कि जी रोटी सही व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप सोचिए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जो 4 लाख रुपए मंथली बनाते हैं, फिर भी वो सड़क पे अपनी टीम के साथ सो, तो यही तो प्रायोरिटी है। उन्होंने क्या सोच के किया, क्योंकि आने वाला भविष्य कितना अच्छा है। तो सुनियोजित लापरवाही का मतलब ये भी है कि जो चीजें जैसी है अभी उनको वैसे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। घर यदि बिखरा हुआ है तो उसे बिखरा रहने दीजिए, कोई कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक नया घर बनाने की तैयारी में हैं, हम करोड़ों का घर बनाने की तैयारी में हैं। लेडीज खासकर इस परेशानी से जूझती है, अरे देखो घर बिगड़ा हुआ है, घर मुझे तो घर पे रहना जरूरी है, क्योंकि घर अगर ठीक नहीं रहेगा तो पड़ोसी आ गया, रिश्तेदार आ गए, मामा आ गए, चाचा फूफा आ गए, तो घर ऐसा बिखरा हुआ लगेगा तो कैसा लगेगा? नहीं, उसे बिखरा ही रहने दीजिए। अगर वो बिखरा लगेगा, कोई गेस्ट आएगा तो उसे बोल दीजिए कि ये ऐसा हमने छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन कुछ और है, अभी हम उसमें लगे हुए हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उसे नुकसान को नुकसान में रहने दीजिए। कहीं लॉस हो गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख नुकसान लग गया, रहने दीजिए। इसे यही रहने दीजिए 4 लाख का नुकसान कमा के ही भरा जाएगा। कर्जा अगर है तो कमा के ही भरा जाएगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम कर्जे के बोझ के तले दब जाएं और हमारी अब प्रायोरिटी सेट नहीं करें, हम इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। और एक दिन फिर मौका आएगा जब जिंदगी पूरी हो जाएगी और हम असफल रह जाएंगे। इसलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है चीज़ों को। आपकी लाइफ में जिस काम में आप उलझे हुए हैं, अगर वो काम कोई और कर सकता है, कृपया करके आज के बाद से वो काम उसे डेलीगेट कर दें। डेलीगेट कर दें कि भैया आज के बाद से आप ये काम करेंगे, क्योंकि मेरा अब लक्ष्य है, मुझे दिन के 20 प्लान दिखाने हैं, 20 लोगों से मिलना है और मुझे यूसीडी जाना है, डीसीडी जाना है। मैं एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसके बाद कोई अगर इस बात पर ऐड करना चाहे तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा। जयपुर में एक योगा इंस्ट्रक्टर है, मैं उसके पास कभी गया नहीं, मेरे कोई मित्र हैं, जानकार हैं, वो जाते थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी आओ। मैंने कहा जरूर, मैं देखता हूँ, मेरे पास समय अगर होता है। क्यों? क्योंकि मेरा तो प्रायोरिटी कुछ और है। मैंने कहा मेरे पास समय होगा तो मैं आऊँ। बोले हाँ आप देख लेना। मैंने कहा उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा एक बार। तो मैं उनसे मिलने गया उन्हीं के रेफरेंस से। जब मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब में थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, सेविंग्स की, और उन्होंने कहा कि मुझे ये रैट रेस में नहीं फंसना कॉर्पोरेट जॉब पे, मुझे योगा मेरा पैशन है, मुझे योगा ही करना है। मैं योगा करने लग गया। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, क्या चार्ज करते हैं? बोले कुछ चार्ज नहीं करता। मैंने कहा क्या, फिर कैसे करते हैं? बोले मैं सुबह 6 बजे खुद बैठ जाता हूँ योगा करने, जिसे आना है आ जाओ, योगा कर लो मेरे साथ। सुबह 2 घंटे करता हूँ, शाम को 2 घंटे करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बोले एक कंडीशन है। मैंने क्या कंडीशन है? पैसा कुछ ले नहीं रहे, आपको कुछ चाहिए नहीं, कंडीशन कौन सी लगा दिया आपने? बोले कंडीशन सिर्फ ये है कि जो लोग आए हैं वो आने से पहले बाहर रजिस्टर में अपना नाम लिखेंगे और टाइम लिखेंगे कितने बजे आएंगे। अगर आप 3 दिन नहीं आए मेरे यहाँ पे योगा करने के लिए तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ 14 दिन मत आना। बढ़िया एटीट्यूड है भाई, पैसा ले नहीं रहे हो, फ्री में करा रहे हो, और 3 दिन नहीं आए कमा तो 3 दिन तो बोलते हैं कि अब 14 दिन आना होता। ऐसा क्यों? बोले सर ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं उस आदमी को बड़े प्यार से बोलता हूँ कि सर ऐसा है, आपकी जिंदगी में अभी योगा प्रायोरिटी पे नहीं, अभी कुछ और प्रायोरिटी पे है, आप वो निपटा लो, योगा पर बातें करें। फोकस की चीज के लिए मोहित जी उसने मोटिवेट कर दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया। यहाँ करोड़ों की बात चल रही है, करोड़ों कमा रहे हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, फिर भी हम इस बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पे लाने के लिए इतना सोच रहे हैं। वो फ्री की चीज हम लोग आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं।
उससे फ्री की चीज को बेच के प्रायोरिटाइज करा दिया। पर यहाँ पे दोस्तों सपने पूरे हो सकते हैं, क्या हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं ला सकते? नंबर 1 प्रायोरिटी पे। विवेक जी ने अपने एक्सपीरियंस से बात कही, प्रमोद जी ने अपने एक्सपीरियंस से बात कही। मैं जब मेरे कॉलेज में था तब मैं इस बिजनेस में आ गया था। मुझे याद है मैंने ना मेरे स्कूल का फेयरवेल अटेंड किया, ना मेरे कॉलेज का फेयरवेल अटेंड किया, ना मेरी यूनिवर्सिटी का फेयरवेल अटेंड किया, क्योंकि तीनों ही दिन मैं किसी ना किसी आउट स्टेशन सिटी में मीटिंग ले रहा था या सेमिनार ले रहा था। मुझे याद है, और वहां से मुझे फोटोग्राफ भेज रहे हैं। फेयरवेल एक बहुत इमोशनल चीज होती है किसी की स्टूडेंट के लिए कि यार मैं आज पास आउट हो रहा। मेरे लिए वो इमोशनल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं, मेरी पूरी फैमिली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे कुछ अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए और बहुत सारे लोगों को अपने सपने को पूरा करवाने के लिए। मैं तीनों टाइम फेयरवेल में नहीं था। अभी चेरी मुझे बता रही थी कुछ दिन पहले, उसके किसी अपने रिश्तेदार से बात हुई और वो बहुत गाने सुना रहे थे, अरे तुम तो आते ही नहीं हो, ऐसे नहीं आते हो, वैसे नहीं आते हो। मैंने कहा चेरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझे आज बोल रहा हूँ कि ना मैं पिछले शादी के 5.5 साल में उनके घर गया हूँ, ना अगले 5 साल और जाने वाला। मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं नहीं जाऊँ क्योंकि मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है कि मैं उनके घर पे जाऊँ, 2 दिन पड़ा रहूँ और वो मुझे खिलाए पिलाए और मैं मेरी खातिरदारी करवाऊँ क्योंकि मैं उनका जवाई हूँ। मेरा वो लक्ष्य नहीं है, और ये मैं ओपनली डिक्लेयर करके बोल रहा हूँ। ये बात पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आज हम जी ये अपने रिश्तेदार भी इसलिए बुलाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। बिल्कुल आप सक्सेसफुल नहीं हो तो बुलाएंगे भी नहीं। आप उन्हें बोझ लगोगे और आप उनके कहने पे जाते रहोगे, जिंदगी में फेल और हो जाओगे, फिर आपको एक बोझ लगेंगे। ट्रू। मैंने एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ ये बात। शादियों में हम जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं, तैयारियां करनी है, 15-15 दिन तक तैयारियां कर रहे हैं हम शादियों में। क्यों? क्योंकि सब घर में शादी है, पड़ोस में शादी है, चाचा की लड़की की शादी है, चीफ मिनिस्टर भी तो शादी में जाते हैं ना, चीफ मिनिस्टर शादी में कितनी सी देर के लिए जाते हैं? 15 मिनट 20 मिनट। हम भी तो हमारी लाइफ के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हम भी तो ऐसे ही जा सकते हैं 15 मिनट के लिए, गए, छू के आए, बहुत बहुत बधाइयां, लिफाफा दिया, फूल दिया, सब मैं बहुत बिजी हूं, मेरी नेक्स्ट मीटिंग में मुझे जाना। चीफ मिनिस्टर भी ऐसे ही जाता है, उसके पास करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर भी शादी में जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तरह जाते हैं। हम जीवन में इतने बड़े बन जाएं कि हमारे स्वागत के लिए लोग इंतजार करें। जब तक स्वागत नहीं हो रहा है, हम खुद ही हमारे पोस्टर को ऐसा बना ले कि जाएं खटखट 15 मिनट में, जाना जरूरी था तो गए, लिफाफा दिया, आगे अपना प्लान दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन में लक्ष्य अपनी जिंदगी के चीफ मिनिस्टर बन जाइए। आज से एक मिनट बचाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए। सागर जी ऐड कर रहे हैं कुछ। मतलब सब लोगों ने प्रोफेशनल प्रायोरिटी के बारे में बताया, उसके बारे में नहीं कहूँगा, मगर पर्सनली मैं बात करूँगा कि जब मैंने भी बिजनेस की शुरुआत की थी और रचिता वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो रचिता 4 महीने पहले ही राजस्थान कोटा चली गई थी और मैं मुंबई में ही था। आई वॉज इन द लुकिंग जोन, में कुछ ढूंढ रहा था, तब तक ये बिजनेस मेरे पास आया नहीं था। अनूप मेरे साथ टच में थे और फिर बिजनेस शुरुआत की। बिजनेस शुरुआत करने के समय आप सोचिए, मार्च 2016 की बात है। मार्च 2016 की बिजनेस की शुरुआत की और मार्च में ही ड्यू डेट थी, राइट। हाँ, तो मार्च में बिजनेस की शुरुआत की और ड्यू डेट भी आ गई। अब 4 महीने से तो मैं रचिता को मिला नहीं था, तो होता है कि आप ना मिलने आते हो, ना कुछ है कि नहीं, बीवी बच्चे हैं नहीं तुम्हारे, कुछ है कि नहीं है, तो वो तो चल ही रहा था। और मुझे याद है कि ड्यू डेट थी 20 मार्च को, 28 मार्च को ड्यू डेट, सॉरी 28 मार्च को ड्यू डेट थी। तो मैंने सोचा चलो 2-3-4 एक हफ्ते के लिए जाके आऊँगा, मगर क्योंकि ये बिजनेस मेरे प्रायोरिटी में था। 2 मार्च 2016 की मेरी ज्वाइनिंग है, 2 मार्च 2016। तो मैंने 2 मार्च 2016 को मैंने ज्वाइनिंग की और 28 मार्च को डॉक्टर ने कहा ड्यू डेट है। मैंने कहा कि चलो 4-5 दिन के लिए मैं जाके आऊँगा। और देखिए, जब आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ देता है। मुझे वो इंसिडेंस क्लियरली याद है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ। 20 मार्च को सोचिए, ड्यू डेट कब की है? 28 मार्च की। मेरी टिकट कब की है? 20 मार्च की। 20 मार्च को जब मैं कोटा स्टेशन पर उतरता हूँ, जैसे मैं उतरा हूँ, मुझे वो एकदम सीन याद है। भैया मैं ट्रेन से उतरा ना, पैर जैसे पहला पड़ा होगा, फोन आया मेरे को मदर इन लॉ का कि सागर सीधा हॉस्पिटल आ जाओ, डॉक्टर ने बोला है कि डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी। आप सोचिए, मतलब भगवान भी चाहता था कि इसकी प्रायोरिटी कुछ और जल्दी इसको फ्री करे, सच में। तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया, डिलीवरी हुई। मैं सिर्फ 2 दिन वहाँ पर था। 26 मार्च 2016 को भैया की पहली मीटिंग थी मुंबई में, 26 मार्च 2016।
तो 20 मार्च से 22 मार्च तक मैं वहाँ पर था और 2 दिन में कॉलिंग कर रहा था। और वो रिलायंस का मोबाइल आता था पहले, छोटा सा मोबाइल, मतलब सिम कार्ड नहीं, उसके अंदर मोबाइल ही आता था, तो नेटवर्क नहीं आता था रक्षिता के घर में। तो मैं बाहर जाके पूरा 2 दिन कॉलिंग पे लगा हुआ था कि यार मैं 26 मार्च को भैया की मीटिंग के लिए लोगों को इन्वाइट करूँ। मतलब वो 2 दिन में मैं वहाँ पर नहीं था, तो 2 दिन मैं वहाँ पर था, फिर मैं वापस चला गया मुंबई। 23 मार्च को ही मैं निकल गया और लगभग 3 महीने मैंने मेरे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, है ना। लोग अभी यहाँ पर बता रहे थे, मुझे याद है रचिता रात को मुझे वीडियो भेजा करती थी। मैं सुबह निकल जाता था घर से काम के लिए और रात को आता था। रचिता वीडियो कॉल, मतलब वीडियो कॉल पे भी तो बात हो सकती है, मैंने वीडियो कॉल तक बात नहीं की है। रचिता खाली मुझे वीडियो बना के भेजती थी, ये तुम्हारा बेटा है, देखो ये क्या कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया बिजनेस को, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी इस पर आएगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी अपनी प्रायोरिटी सेट की। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल गया था सारंग को, सारंग जब छोटा था उसे याद नहीं है कि उसके डैडी उसके साथ थे कि नहीं, मगर अब तो जब बड़ा हो गया है और मैं उसके साथ रहता हूँ, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम टुगेदर, और वो जो मांगता है मैं उसकी डिमांड को पूरी कर सकता हूँ ना, तो वो एक अलग फीलिंग है। सच में आज वो आपके बच्चे को याद नहीं होगा, मगर जब बड़ा होगा और वो किसी चीज पर हाथ रखेगा तो, और वो आप उसे नहीं दे पाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। सारंग की स्कूल की फी बता पाएंगे? हाँ, सारंग की स्कूल की फीस है महीने की 40,000 रुपये, मतलब साल की 5 लाख की फीस है। ये फीस है, बाकी सारी चीजें जो है वो अलग है। मैं ये अफोर्ड क्यों कर पाया? बेटा मतलब 6 साल का? 6 साल का, फर्स्ट स्टैंडर्ड 6 साल का बेटा, उसकी 5 लाख रुपए तो फी, साल की फीस है, बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। तो ये सब क्यों कर पाया? तब मैंने प्रायोरिटी दिया इस बिजनेस को। सही बात है, मेरी जी कह रही है इंजीनियर की सैलरी है वो साल में। हमारी सैलरी भी नहीं थी पहले जॉब की। तो इस तरीके से वही है, मैंने प्रायोरिटी सेट की। और सच में, और उसी बीच में मेरे भाई की शादी आ गई अप्रैल में। भाई की भी लव मैरिज थी, सब चीजें थी, एकदम जल्दी कुछ हुआ, कुछ घर में डेथ हुई। सागर जी के भाई एक अच्छी कमर्शियल एयरलाइन में पायलट है। हाँ, भाई और बाकी दोनों पायलट हैं। तो सोचिए, उसकी भी शादी अचानक से अप्रैल 2016 में फिक्स हो गई। अब डिलीवरी तो हुई है, भाई की शादी भी आ गई, और मैं किस में लगाऊं? भाई प्लान दिखाने में लगाऊं। और अब डिलीवरी के बाद, मतलब रक्षा की हेल्थ में थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना डिलीवरी के बाद कुछ होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे था। तो सोचिए अब भाभी मेरी भाई मेरे भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाती, तो घर में माहौल अच्छा रहा होगा, एकदम प्यार वाला। सोचिए कितना अच्छा रहा होगा। अब सोचिए घर में कैसा माहौल है, मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ, रचिता यहाँ आ नहीं रही है शादी पे, मेरे सगे भाई की शादी पर। तो इतना अच्छा माहौल, मगर मेरी प्रायोरिटी क्या थी? मेरे को सक्सेसफुल होकर दिखाना है। सारी चीजें तो खुद ब खुद निपट जाएगी, और निपट गई, राइट। तो भाई की शादी भी बहुत अच्छे से हुई, सारंग भी अच्छे से बड़ा हो गया, मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड वेल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, राइट, इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी दी है, नंबर 1 प्रायोरिटी में रखा है, राइट। ये बिजनेस नहीं, आप अपने सपने को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने परिवार के सपने को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप ये कर सकते हैं, आई एम गारंटिंग कि आप एक दिन स्टेज पर आएंगे और अपनी पूरी स्टोरी यहाँ से आप अपने सभी लोगों को नरेट करेंगे, राइट। सो दैट्स इट, आई वुड लाइक टू ऐड। सर, एक बहुत इमोशनल प्रायोरिटी के बात पर कि मैं तो किसी और कंपनी में था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो मैंने एक प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे फंक्शन में जाने का बहाना ढूंढना है, नहीं जाने का लोग बहाना ढूंढते हैं। तो मैंने पहला दिन में ही सोच लिया था कि मुझे फंक्शन में जाने का बहाना ढूंढना है, नहीं जाने का बहाना नहीं ढूंढना, जबकि हालात बहुत खराब है। आपको पता है, मैं अपनी बेटी को 50 रुपये का भी आइसक्रीम नहीं दे पाता, और वो नीचे जब आइसक्रीम वाला जाता था तो वो बोलती थी, पापा वो आइसक्रीम ले, बेटा वो बेकार चीज़ है। ये 2016 की बात? हाँ, 15-16 की बात। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात। हाँ, और सर धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली को भी बोल रखा था कि देखो अभी बिजनेस अभी नया नया मिला है, तो मेरे पास 2 फैमिली होगी। एक तो हम लोग घर में जो 5, और बाहर जो टीम हमारी है। हम घर में हैं तो तुम्हारे लिए है, घर से बाहर निकले तो फोन मत करना, क्योंकि वो टीम फिर बड़ी है और बाहर हमें टीम बनानी है, क्योंकि बाहर की टीम खुशहाल रहेगा तो अंदर खुशियाँ ऑटोमेटिक रहेगी। बहुत बढ़िया। तो एक चीज सोच नहीं सकते था। और मैं आज बता रहा हूँ, मैं पिछले जब 15 में बिजनेस को शुरू किया तो 4 साल लगातार मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। मैंने कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन, इवन अपनी बहन का, इवन अपने घर में जो चचेरी बहन होती है, ममेरी बहन होती है,
लोग रिश्ते नाते तोड़ दिए। फादर बोले कि तुम्हारा ये बिजनेस ही करेगा, जरूरत आएगा तो कौन काम आएगा। हम लिखे मेरा बिजनेस है और यही मेरा काम आएगा। सर आज मैं बताऊँ, जिस बेटी को मैं 50 रुपये का आइसक्रीम नहीं दे पाता था, अभी 5-6 दिन पहले जब हम आ रहे थे तो अपने लिए वो लगभग 20-20 हज़ार का ड्रेस खरीदी। तो वो कह रही है क्या प्रियांशु, यहाँ पर आए नहीं वो नहीं बाइक कर देती हूँ। भाभी ने ली। हाँ, तो कह रही कि पापा मम्मी से थोड़ा बच कर ना, आजकल ज़्यादा खर्चा करा रही है। और वो स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग था, सर सिग्नेचर करने की जरूरत है क्योंकि वो डांस में भाग ले रही है और अभी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। तो वो कहती कि पापा जानते हैं मैं क्लास टीचर हम लोग क्या करी थी कि तुम अपने पापा को बुलाया करो, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा इनकम तुम्हारे पापा का वहाँ लिखा हुआ है। तो कहाँ से स्टोरी पड़ गया। तो वो सोच सर इसलिए ऐसा हो पाया ना कि हमने बिजनेस को प्रायोरिटी लेवल पर रखा, इससे रिलेटेड हमको जो आगे बढ़ा सकता था, मतलब किसी की अगर नेगेटिव बात भी मुझे लगे तो मैं उसे हटा देता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में कि अगर मुझे वहां तक जाना है तो मुझे हर उस लोग का साथ चाहिए जो वो मुझे वहां तक पुश करके लेके जाए। मुझे हर उस लोग का साथ छोड़ना है जो मुझे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस महसूस करता है, चाहे वो बात से हो चाहे वो काम से हो। तो इस लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी दूसरा सेट करते हैं, बिजनेस को सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में लेते हैं। उनका तो फिर कल्याण नहीं होना। तो आप 3 साल 4 साल मैंने सर 2015 में जो चीज लिखा था ना, एवरीथिंग सब कुछ मैंने पाया, क्योंकि मेरा बिजनेस प्रायोरिटी लेवल पर सेट। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैं प्रमोद भैया से चाहूंगा एक बार, क्योंकि मुझे आपके लाइफ की वो अर्जेंसी पता है जो पूरा एक बड़ा कांड हुआ था आपकी लाइफ में जब आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी और उसके बाद फिर आपने दुकानें बेची। फिर आप जब इस बिजनेस में आए तो आपका यह सपना था कि वो जल्दी से जल्दी सारी दुकानें वापस लेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या अर्जेंसी थी आपको इस बिजनेस को करने की, अर्जेंसी के बारे में बताइए। मैं सही कहा आपने कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, पुलिस में था, यूपी में बीएससी होती है, बीएससी में जॉब करता था, सन 1 में जॉब लगी थी और मैं उसे पहले से छोड़ना चाह रहा था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी। क्योंकि इंडस्ट्री में हम पहले 2001 में आ गए थे, तो बड़ी बड़ी बातें सुनना और करना, किताबें पढ़ना पहले से अच्छा लगता था। तो वहाँ पहला हमने 4 सिद्धांत सीख लिए थे कि कभी किसी की नौकरी ना करें, मतलब पैसे वाले बनने के 4 सिद्धांत वहाँ सिखाए गए थे। तो कभी किसी की नौकरी ना करें, ये मेरे दिमाग में फिट हो गया कि पैसे वाले वही लोग बनते हैं जो नौकरी नहीं करते, अपना बिजनेस करते। तो नौकरी में मन नहीं लगता था, तो 2006 में हमने छोड़ी नौकरी और उसके बाद अपना बिजनेस करना शुरू किया था। तो जब नौकरी छोड़ी थी तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे घर पर लोगों की पंचायत लगती थी, क्योंकि गांव में एक लड़का 19 साल का नौकरी पर लग जाए और उसके पिता का सीना जो है चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर, यस यस। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। पापा जी ने आर्मी की नौकरी की, दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की। तो 2 सरकारी नौकरी करने के बाद जिसका बेटा नौकरी पे लग गया हो तो उसका पिता सीना चौड़ा करके चलता है गाँव में। तो ऐसा ही मेरे साथ था, लेकिन मैंने छोड़ दी तो सब लोग पापा जी को ताने तो मारते ही थे, लेकिन घर पर मुझे समझाने आते थे कि तुमने भरी थाली में लात मारी है, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे बुढ़ापे में। तो ऐसा मेरे साथ दोस्त पता नहीं क्या क्या कहते थे, रिश्तेदारों ने बुलाना छोड़ दिया था। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इसलिए थी कि वो जो बातें थी उनकी मेरे यहाँ पर छुपती थी। मुझे लगता था कि मैं इनको जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिससे इनकी जुबान चुप हो जाए, जिससे इन्हें लगे कि हम तो गलत थे, मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। तो 2008 में मतलब 6 में शादी हुई। 2008 में फिर मैंने मार्केट बनाया था और मार्केट जो था पापा जी ने जगह ली हुई थी, तो उसका हमें मार्केट पापा जी ने अनुमति दे दी कि चलो बना लो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तो मैंने मार्केट बनाया और उसमें 35 लाख रुपए का 2008 में और 9 में हम पे कर्जा हुआ, जो मैंने अपने रिश्तेदारों से लेके उसमें लगाया था। अब उन्हें और कहने का मौका मिल गया था फिरोजी जी कि यादव जी तुम्हारा लड़का तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम इसे बेदखल कर दो अपनी संपत्ति। और रियली मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके मथुरा रहता था, मेरे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझसे देवकरण जी हैं, वो आज मतलब उनकी हेल्प, मतलब हम दलाली करते थे, बिजली कनेक्शन करवाने में 200 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये मिलते हैं, उस तरीके से। तो वो दिन हमने देखे, तो इसलिए भी अर्जेंसी थी कि जल्दी से जल्दी हम कुछ करें। वो अर्जेंसी अंदर से ही, कोई भी काम मिलता था मैं उसे तुरंत क्रैक करता था,
पकड़ता था कि यस मैं इसे जरूर करूँ, चाहे वो कितना भी कठिन हो, सरल हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको आपके जीवन में ऐसी आ जाए जिससे आप सफलता की ऊंचाई छूएं। तो मैं हर काम को करके देखता हूँ। बहुत सारे प्रेस्टीज में आने के बाद फिर आपने फिर कैसे वो दोबारा साइकिल? यस, तो दुकानें बिक गई, कर्जा हो गया, ताने सुने, तो मैं बहुत सारे काम किए। 2015 में प्रेस्टीज में आया, अप्रैल मई जून जुलाई, जब मैं ढूंढ रहा था कुछ, क्योंकि पैसा कमाने की भूख थी, मार्केट बिक चुका था, तो सिद्ध करने के लिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि मैं इस मार्केट को अगर परचेज कर लेता हूं तो कुछ दुनिया में पता लग जाएगा, जितने भी रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले जितने भी थे, कि भाई उस लड़के ने अपनी मार्केट तो बिकी लेकिन दोबारा खरीदी। इस बात से बड़ी बात मुझे कोई नहीं लगती थी, क्योंकि पापा जी जब दुकान रजिस्ट्री करने जाते थे कर्जा उतारने के लिए, तो उनकी आंखों से आंसू मुझे आते। तो ये चुभन मेरे अंदर, इमोशनल ड्रीम जो कहते हैं ना, इस बिजनेस के लिए इमोशनल ड्रीम चाहिए। रियली इमोशनल ड्रीम वही था मेरा, और इसी के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेट ऑफ प्रायोरिटी, वो सब मैंने बड़े तरीके से की। अर्जेंसी इसलिए क्रिएट की क्योंकि दुकानें, वहाँ पे मार्केट बढ़ता चला जा रहा था, जहाँ मेरी मार्केट है अपना, तो वहाँ पे भी अब मार्केट डेवलप होता चला जा रहा है। तो क्या था, मेरे अंदर डर था कि अगर साइडों की मार्केट चलने लगी तो मेरा जो बिकी हुई दुकानें हैं उनका रेट बढ़ जाएगा। जो दुकान हमने 2 लाख 4 लाख रुपए की बेची थी, आज वो 22 लाख रुपए परचेस किए हैं, तो वो मुझे अब साइड में जो मार्केट बनाया ना, 60 लाख की दुकान है, वही बिक रही है जो हमारी वाली, मतलब साइड वाली साइड में। इसलिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी थी मेरे अंदर कि अगर मार्केट बनने लगी साइड में और चलने लगी तो जो दुकानें बिक चुकी हैं उनका रेट बहुत हाई हो जाएगा और मैं उन्हें से हाई रेट पर परचेस करूंगा। तो एक तो खोया हुआ सम्मान पाना था, बिल्कुल। दूसरा प्राइस बढ़ जाएगी तो और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जल्दी कमाएं जल्दी खरीदें, जल्दी कमाएं जल्दी करें। तो आपके लाइफ में अगर अभी आपको अपने आप से ये सवाल हो रहा होगा कि मैं स्टेज पर क्यों नहीं हूं, तो उस सवाल का जवाब ये है कि हमारी लाइफ में अगर प्रायोरिटी सेट नहीं है, और अगर प्रायोरिटी भी सेट है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। हमने पहले प्रायोरिटी पे बात की, पर सिर्फ प्रायोरिटाइज करना ही काफी नहीं है, एक अर्जेंसी भी चाहिए, जो प्रमोद जी की जिंदगी में थी कि अब पिता को खोया हुआ सम्मान दिलाना है और जल्दी से वो दुकानें परचेस करनी, जल्दी पैसा कमाकर, नहीं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो और ये 7 साल पुरानी बात, बिल्कुल 6 साल पुरानी, 7 साल पहले तो इनके पास एक भी दुकान नहीं थी, अब आज पूरी मार्केट है 7 साल पहले। तो यही 2015 में शुरुआत की और 2018 से मैं दुकानें खरीदना शुरू की। 18, 19, 20, 21, 4 साल के अंदर मैंने 18 दुकान, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की दुकानें परचेस कर ली। 2.5 करोड़ रुपए की दुकानें सिर्फ स्ट्रीट बिजनेस से कमाई करके खरीदी। तो अब रिश्तेदार भी बुलाते हैं। वैसे मैंने 4 साल में किसी दोस्त की शादी में नहीं गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ पे नहीं गया, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया, पेटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गया। तो मतलब मैंने इसीलिए छोड़ दिया था कि मुझे ये अचीव करना। अब मैं जब भी जाता हूँ विद फैमिली जाते हैं, बच्चों से जाते हैं, हमारे पास टाइम भी है जीने के लिए। अब कौन सी मार्केट खरीदनी है क्योंकि एक मार्केट तो खरीदनी पड़ेगी अब आपको डबल पीओसी जाने के लिए। तो यही है, यही सेंस ऑफ अर्जेंसी मेरा इमोशनल ड्रीम था, जो मुझे पता था कि मैं अगर इसे नहीं खरीद पाया तो मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाऊंगा समाज में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। इससे वो फियर जो था ना, उससे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कि मार्केट के रेट बढ़ गए तो खरीद, इसलिए मैंने बहुत तेजी के साथ काम किया। विवेक भैया से मैं चाहूंगा सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में। विवेक भैया की स्टोरी जो है, उस जैसी दूसरी स्टोरी तो मैंने अभी तक नहीं सुनी, हो सकता है आपकी लाइफ में हो तो आप रिलेट कर लेना। विवेक भैया सुनाएंगे या मैं सुनाऊंगा? क्योंकि विवेक भैया उसको उस इंटेंसिटी के साथ नहीं सुनाते जिस इंटेंसिटी के साथ मैं उसको फील करता हूँ या कोई और फील करता है, क्योंकि उन्होंने वो भोगा है। इसीलिए विवेक जी, आपको जैसे आज दिख रहे हैं, एक समय ऐसा था, आज से लगभग 35-40 साल पहले ये दिल्ली के राजा हुआ करते थे। दिल्ली के राजा इस कदर की 1991 में करीब 80 लाख रुपए की कोठी स्वास्थ्य विहार में आपकी थी। आपके रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस इतना बड़ा था कि वो कंपनी आपकी लिमिटेड जा रही थी, यानी कि पब्लिकली लिस्टेड होने जा रही थी वो कंपनी NSE BSE में शेयर मार्केट में, आपकी खुद की कंपनी। इतने बड़े बिजनेसमैन थे, पर एक दिन ऐसा आया कि जब आपके फादर, जिनके पास उस समय 91 में जब विवेक जी एयर इंडिया के विमान से, एयर इंडिया तो उस समय इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, इंडियन एयरलाइंस के विमान से ट्रैवल किया करते थे,
मतलब उस समय टिकट मतलब 91 में कोई 8,000 12,000 की टिकटें आती थी। तो आज के टाइम में तो मतलब वो 50,000 75 या 1 लाख रुपए की टिकट में मालूम उतनी वैल्यू की टिकट में विवेक जी प्लेन में चला करते थे 91 में। पर आपके फादर जो मारुति 800 में चल रहे थे रेवाड़ी के पास, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनके सेक्रेटरी की डेथ हो गई, उनके ड्राइवर की डेथ हो गई, और फादर विवेक जी के फादर उनकी 5 सर्जरी हुई ब्रेन की और वो कोमा में चले गए, और विवेक जी के फादर 15 साल तक कोमा में रहे। यस, 15 इयर्स। और दाद देता हूँ मैं इस बात की, क्योंकि आज से लगभग 6 साल पहले इसी स्टेज पर विवेक जी ने अपनी स्टोरी शेयर की होगी। मैं आज दोबारा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 15 साल तक विवेक जी और उनके पूरे परिवार को सलाम है, उन्होंने उनकी देखभाल की घर पर 15 साल तक। वो एक शब्द नहीं बोले, वो उठे नहीं कभी, उठकर आंखें नहीं खोली उन्होंने, पर 15 साल तक पूरी सेवा करी। हर 1.5 घंटे में उनको करवट दिलाते थे, और उस दौरान विवेक जी की पूरी फैमिली का वो जो पूरा बिजनेस था वो जमीन पर आ गया, हालत बहुत खराब हो गई। एक समय भूखे रहे, आपने लाइफस्टाइल वीडियो में देखा। घर पे मेहमान आ जाते थे तो मेहमानों को बोलते थे कि हमने खाना खा लिया, बल्कि वो भूखे रहते थे और मेहमानों को खाना खिलाते थे। विवेक जी जब इस बिजनेस में आए तो एक मात्र कारण नहीं थी, और वो एक कारण ये था कि जो मेरे साथ हुआ है, यानी कि मेरे फादर के साथ हुआ है, कहीं वो मेरे साथ हो गया तो मेरा बेटा क्या करेगा, इसीलिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड किया। किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, एक हास्य कलाकार जो 50 साल की उम्र के राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे चढ़ते हुए, क्या उन्हें पता था कि ट्रेडमिल से वो उतर नहीं पाएंगे और 4 आदमी उनको लेकर एम्स अस्पताल में होंगे, और अभी उन्हें होश आया कि नहीं आया है किसी को नहीं पता, एंड ही इज ऑन वेंटिलेटर। बताइए, पता था? विवेक जी की टीम में कुछ लोग, शायद मेरे ख्याल से 10 साल पहले आपकी टीम में कुछ लोग थे, एक व्यक्ति थे जिनके बारे में आप मुझे भी 2 दिन पहले बता रहे थे, जो अच्छे खासे थे आप ही की टीम में। उन्होंने इस बिजनेस को प्रायोरिटाइज नहीं किया, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दी, वो पिछले 4 महीने से वेंटिलेटर पर है। मैं यहाँ पे वेंटिलेटर की एग्जाम्पल देने के लिए नहीं आया हूं, पर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 2 साल में जो हुआ। अच्छा खासा व्यक्ति जो हंस बोल रहा हो, 2 दिन बाद उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वो 4 दिन तक ये बोलता रहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं है, कोविड है, निकल जाएगा। हमें पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन डाउन हो रहा है, उसको अस्पताल में ले गए, अब उसे ये दवाइयाँ लग रही हैं, अब थोड़ी स्टेबल है, 2 दिन बाद थोड़ी हालत बिगड़ रही है, अरे 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 उसको आईसीयू में लेना पड़ा, अरे वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे, अरे वेंटिलेटर में लेना पड़े, अरे पता नहीं क्रिटिकल हो गए, और फिर खबर आ जाती है। लाखों लोगों को हमने खो दिया इसी हिंदुस्तान में। कईयों की गिनती हुई, कईयों की गिनती भी नहीं हुई। यहाँ बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी अपने को नहीं खोया। अच्छा खासा व्यक्ति फर्स्ट वेव में कोई 35-40 साल का, सेकेंड वेव में 45-50 साल का, एज का कोई लिमिट नहीं था। कौन बचेगा, कौन जाएगा, यहाँ तक कि मैं खुद वहां पर आपको बैठे हुए आज बोल रहा हूँ, मैंने मेरे खुद पापा को, मम्मी को, मेरी दादी को, मैं एकमात्र था जो एक गाड़ी में तीनों को बिठाकर तीनों को एक साथ एडमिट करने गया था अस्पताल में। और जब लौट रहा था खाली गाड़ी लेकर, तो मुझे वास्तव में पुरुषोत्तम जी पता नहीं था, मैं खुद ये बात सोच रहा था कि इन तीनों में से कौन लौटेगा, कौन नहीं लौटेगा, मुझे नहीं पता। कोई पैसा काम नहीं आया, कोई रसूख काम नहीं आया। पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये बात मुझे आज यहाँ पर याद आ रही है इसलिए बता रहा हूँ कि एक कमरे में मैं क्वारंटीन था, सामने वाले कमरे में पापा क्वारंटीन थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। बहुत सारी और चिंताएं थी, पर एक चिंता नहीं थी। वो पापा को भी वो चिंता नहीं थी, ना मुझे वो चिंता थी। मुझे ये पता था और पापा भी इस बात के लिए चिंतित कि जिस लाइफस्टाइल को हम भोग रहे हैं आज, जिस लाइफस्टाइल पे अगर हम दोनों भी चले गए आज इस दुनिया से, तो हमारी पीछे से हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल पे किंचित मात्र भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल वैसे चलती रहेगी। और हर महीने की 10 तारीख को जो पैसा आया है, इस महीने जो पैसा आया हर महीने की 10 तारीख को वो पैसा आ जाएगा। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ,
हम सब कोविड में थे और अगले महीने की 10 तारीख को पिछले महीने से बढ़कर पैसा आया। वो एक महीना हमारा फोन भी बंद था। अगर हम कोविड से नहीं सीख सकते, हम इन एग्जाम्पल से नहीं सीख सकते, विवेक जी मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी भाषा में समझा दो, शायद कुछ समझ में आ जाए। समझ ने पूरा बता ही दिया है, लेकिन मैं वो जो चीज़ें 15 सेकंड में बताई जा गई हैं 15 साल की, वो आप रियलाइज नहीं कर सकते हो कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर से नीचे आ जाएगा तो आपकी स्थिति क्या होने वाली है। मैं आपको इस बात के लिए ऑन करके तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ कि जब तक चीज़ें सब सही चल रही हैं तब तक आप अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इस बिजनेस को बिल्ड कर लो, वरना कुछ कल दिक्कत होगी तो इसको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। हमें पता ही नहीं है हम कहाँ लगेंगे, लेकिन कहाँ हमारी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। हम कोई बच्चों का पढ़ाने का बहाना बना देता है कि बच्चे पढ़ाने। जिन बच्चों को आपको ये बोलना पड़े कि तू पढ़ ले, ध्यान रखना वो जिंदगी में नहीं पढ़ेगा, लिख के रखना। जिसको पढ़ना है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप पढ़े। हमारा समय कहाँ ड्रेन हो रहा है, पता नहीं है आने वाले समय में क्या हो जाने वाला है। आप व्यक्ति के जाने की कमी पूरी नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे जो फाइनेंशियल के कारण जो कमी बनती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो मैं वो 10,000 का मेट्रो का जूता पहनने वाला 200 रुपये का जूता पहनता था, बिकॉज वो चीज़ें सारी बदल गई। क्या आप चाहते हो कि जिस बच्चे की छाती पे चढ़ के आप उसे पढ़ाने जा रहे हो और उसके साथ यही हो, और आप उस कोई व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, खास तौर पे अपने। अगर आप इंजीनियर हो तो आप 25 साल पहले जो पढ़ के आए थे, आज के इंजीनियर की वो पढ़ाई बदल गई, डॉक्टर की पढ़ाई बदल गई, सबकी बदल गई। बच्चों पे नजर रखो, नजरबंद मत करो। नजरबंद हम हो रहे हैं, हम पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अर्जेंसी नहीं है, हम लगे उन कामों में। हम हर व्यक्ति को तो नहीं, सब्जी तो मुझे अपनी पसंद की खरीदनी है। अरे उनको टिंडे का भाव अगर नहीं पता है तो दुनिया में आफत नहीं आ जाने वाली है। लेकिन तू अपने धंधे पे लग जा, टिंडा अगर 500 रुपए किलो भी होगा ना तो तू खा ले। समझ नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों को महंगाई से डर नहीं लगता है। महंगाई आपको चिंता हुई? आप में से 2 लोग तो एक लग्जरी कार चला रहे हैं, 2 लोग बहुत जल्दी लग्जरी कार लेने वाले हैं। अभी 2 लोगों ने घर ले लिया है। विवेक जी का घर आ गया, विवेक जी ऑलरेडी मर्सिडीज कार चलाते हैं। पुरुषोत्तम जी ने घर ले लिया है। ये सिर्फ 5 से 7 साल में हुआ है। ये पेट्रोल 100 से 125 हुआ, आपको फर्क पड़ा? मुझे रेट नहीं पता डीजल का रेट क्या और सब्जी का रेट नहीं पता। ये विवेक भैया पता है, हमने साथ में बिजनेस बिल्ड किया है। तो विवेक भैया पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पता क्या बोलते हैं? 1000 लीटर भर दो। वो हंसता है, बोले जितना टैंक है पूरा फुल कर दे, 1000 लीटर भरने का मतलब ये है। तो प्लीज आप कंटिन्यू कर दें। विवेक, तुम रात भर सविता क्यों नहीं सो पाई, जरा वो तो बताओ। और उस दिन तुमने कैसे भोगे वो बताओ। नहीं, सविता को बुलाओ जरा। यस, मैं थैंक्स कहता हूँ सविता को। मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड, जिसने मुझे सपोर्ट किया, साथ में फोकस। आइए प्लीज। मैं एक अच्छी महिला से शादी की थी और इसने एक रईस जेंटलमैन के साथ महिला की पहचान भी होती है जब आपके हालात ऊपर नीचे होते हैं, वरना तो सुंदर तो सभी राइट। तो पूरे उस प्रोसेस के अंदर में जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, सविता बिल्कुल ऐसे फॉर्म साथ में खड़ी रही। मेरे लिए मेरे फादर की केयर करना जिम्मेदारी थी क्योंकि वो मेरे पिता थे, लेकिन इनने उनका मल उठाया जबकि उनके ससुर थे। उसके बावजूद मुझे कभी चिंता नहीं, कहती थी इस बात की घर में क्या होने वाला है। इन्होंने मुझे बोला घर पे काम मैं देख लूँगा, आप बाहर देखो। हमेशा भले ही कुछ भी हालात रहे हों, लेकिन इन्होंने से मैनेज किया और मेरे साथ में खड़ा किया। तो इस पूरी जो 15 साल की जो वो एक हॉरर स्टोरी का जो टाइम था, वो निकालने में ज़्यादा जो सपोर्ट था वो सविता का। अपन इस बहाने में भी तो रो सकते थे। अगर मैं विवेक जी की जगह होता तो मैं पता क्या रोता, मैं बोलता हूँ मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर कोमा में है। अब ये सुन के तो अच्छा पिघल जाएगा लोग जी। हाँ, फादर कोमा में, ओह सॉरी, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। फादर के कोमा में रहते हुए विवेक जी ने पूरा बिजनेस बिल्ड किया है। चलो बाबू, मैंने बिजनेस इसीलिए बिल्ड किया क्योंकि फादर कोमा में है। क्या बात है, सही बता रहा हूँ। मुझे आज भी उस दिन याद है जब हम लोग भैया से मिलने गए थे। हम लोग वो रात आज भी भूले नहीं भूल गया। मैं, सविता, बच्चे, हम सब भैया दिल्ली आए हुए थे, मेरे दिन में रुके हुए थे, तो मैं तो भैया से मिला था। तो भैया ने सविता को खाली एक सवाल पूछा था, चलो यकीन मानना मुझे आज भी रोमांटिक हो जाते हैं कि अगर उस दिन वो भैया सवाल नहीं करते तो मेरा शायद डेस्टिनी कुछ और होती।
भैया ने सविता को पूछा कि सविता तेरे विवेक के पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो चलो विवेक संभाल लिया उसको। अगर यही सिचुएशन विवेक के साथ हो जाती है तो क्या अभिषेक जो मेरा बच्चा उसने साथ साथ हल्का था, क्या वो संभाल ले? हम 10 सेकंड के लिए साइलेंट, बिल्कुल कोई समझ नहीं पा रहा। भैया भी देखे जवाब इन दोनों में से कौन देगा? मैं उस घर में भैया बोला मुझे पता करना है क्या, मुझे खुद धंधा करना है कि अगले 2 साल या 3 साल के बाद मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन पैसा। जिस दिन बिजनेस शुरू किया उसके पहले 3 से 4 महीने आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लेफ्ट राइट सेंटर में कहाँ जाना है, कौन मिलना है, किसने मिलना, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप समझते हो कि मेरे घर के बाहर में लोगों की लाइन लगी होगी, लोग पैसा लेके खड़े होंगे, राशन कार्ड आधार कार्ड लेके कि सर पहले मुझे ज्वाइन करा लो, ऐसा कभी नहीं। लेकिन मुझे हर उस ना की परिस्थिति में ये लगता था कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे घर वालों की परिस्थिति ज़्यादा खराब होगी, इसलिए पहले मैं मेरा काम निपटा लूँ। क्या आपकी लाइफ में कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है? अगर है तो उसे लिख लीजिए उस डायरी में, और अगर सचमुच है तो आप कुर्सी पे बैठे नहीं रह सकते। इस कदर भागना होगा आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कि मैं रहूं या ना रहूं, और मेरे पीछे से फैमिली को कभी किसी बात की कोई परेशानी ना। विवेक जी ने वो कर दिखाया। यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने, प्लीज बैठिए आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज में वो बातें सब शेयर करेंगे। अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी अर्जेंसी है, ये बिजनेस बहुत जल्दी हो सकता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, हमारे पास समय थोड़ा कम है। नो डिपेंडेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगा सागर जी से, पुरुषोत्तम जी से आप इसमें कुछ बातें ऐड ऑन करें। नो डिपेंडेंसी, क्या मतलब है नो डिपेंडेंसी का? आप में बहुत सारे बहाने होंगे यहाँ पर जो लोग हैं, मैं मानता हूँ यहाँ पर। सॉरी, मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ आपका। एक फोन मुझे आया फैमिली यूनिट शुरू होने के 2 दिन पहले, सुबह 7:15 बजे। अवेयरनेस टू एक्शन सेशन खत्म हुआ और मेरे पास फोन आया, सर नमस्ते, मेरा नाम ये है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुबह 7:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये याद आ रहा है मुझे फोन करके बताने का कि मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करी। कब? जब इतना बढ़िया सेशन एंड हुआ है 4थे दिन का। मैं आप सेशन में थे अवेयरनेस टू एक्शन? नहीं सर। मेरा लिंक था, हाँ ग्रुप में लिंक आया था, फिर भी अटेंड नहीं किया। नहीं सर। मैंने कहा आपकी अपलाइन? वो है सर, कोई दिल्ली से है, उन्होंने ज्वाइन करा दिया। मैंने कहा अपलाइन की अपलाइन? वो है, वो अच्छा है, करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर सर अब वो हो नहीं पा रहा है। आपने बिजनेस कब शुरू किया? 2 महीने पहले। आप सीपी पर हैं, एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन में बता रहा हूं आपको, और मजे की बात बता दूं, मेरे पास गवाह है क्योंकि वो व्यक्ति यहीं पर बैठा है। सीपी पर है? नहीं सर, वो पता तो है 499 का, मतलब अनूप जी ये भी पता था 499 का, 500 नहीं बोला उसने, 499 बोला। पर आपने सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, पर सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, तो अब क्या करना है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, मुझसे उम्र में छोटे हो कि बड़े। बोले नहीं सर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो मैंने कहा भाई डांट सकता, क्योंकि कोच अगर है, अगर मुझे कोच माना है, मुझे फोन किया है, मुझसे पंगा लिया, तो डांट सुननी पड़ेगी। मैंने डांटने के लहजे में, मैं कोई होता नहीं हूँ डांटने वाला किसी को, किसी का बॉस नहीं हूँ, तो मैंने डांटने के लहजे में प्यार से कुछ करके मैंने उसे समझाया कि फोन करते ही दिल्ली का टिकट कटाओ और फैमिली यूनियन में आओ। और उनकी अपलाइन को बोला, उनकी अपलाइन भी यहाँ पे बैठी है, अपलाइन ने भी ये बात मानी कि मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने फैमिली यूनियन में आने से मना किया, पर अब चूंकि मैंने उतना फोर्स किया और उन्होंने मुझे फोन करके पंगा ले लिया था, तो वो यहाँ पर हैं। ट्रेन में बैठकर उस व्यक्ति ने मुझे फोटो भेजी और वो यहाँ पर बैठे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी लाइफ में अभी परिवर्तन आ चुका होगा, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उनके बिजनेस की। ये आपका बिजनेस है, और यही पॉइंट यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। नो डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन, नो डिपेंडेंसी ऑन डाउनलाइन। सागर जी इसमें प्लीज ऐड कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं प्लीज, मैं मानता हूँ आप अपनी जगह बैठ जाएं। जो भी चीजें प्लान है वो भी आप देखेंगी, अपनी जगह बैठ के। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हमारी टीम को तैयारी करनी पड़ती है अगले प्रोग्राम की, लेकिन आप लोग कतई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उसके पहले वाला प्रोग्राम फिर आपके लिए मिस हो जाता है। टीम को काम करने दो, टीम के बहुत सारे लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।
आप सिर्फ स्टेज पर देखिए जो स्टेज पे चल रहा है। तो सर्वज्ञ ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया नो डिपेंडेंसी के बारे में। मुझे तो समझ नहीं आता सच में विवेक भैया, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। और ऐसे कैसे किस तरीके के लोग होते हैं जो डिपेंडेंट रहकर हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं, या कहते हैं ना कि अपलाइन ने मदद नहीं की। मतलब मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल। यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, जो लीडर सक्सेसफुल हुए ये मान के चलिए, ये लिख लीजिए, जो भी लीडर स्टेज पे आ रहा है, सक्सेसफुल है, डीसीडी है, वो कभी भी किसी की अप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं रहा, इसलिए स्टेज पे आया। जो डिपेंडेंट रहा वो नीचे ताली बजाएगा और कुछ नहीं करने वाला जिंदगी में। 100% ऐसा कौन सा व्यक्ति स्टेज पे आया जिसने बोला मेरी अप्लाई में 100 प्लान दिखाए इसलिए मैं काउंट चला गया? कोई आया? नहीं आया। 20 साल की हिस्ट्री में नहीं आया, अगले 50 साल की हिस्ट्री में नहीं आएगा। डन डील है, राइट? तो डिपेंडेंसी मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि अपलाइन ने मदद नहीं दी या अपलाइन ने प्लान नहीं दिखाया। मतलब ऐसे बेशर्म लोग होते हैं, मुझे मेरी फ्रेंड है ना, बहुत बेशर्म लोग भी होते हैं जो बोलते हैं अपलाइन ने मतलब मेरे नीचे कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं किया। बेशर्म स्टेज से बोल सकता हूँ मतलब समझ नहीं आता। अपलाइन ने, अनूप सर यहाँ पे सामने बैठे हैं, अनूप सर से पूछिए, अनूप सर ने मेरे लिए एक प्लान दिया अभिषेक नाम के व्यक्ति को, उसके बाद सारे प्लान मैंने खुद किए। कभी मैंने अनूप सर, आज तक मेरी पूरी टीम जानती है कि कोई कभी जिंदगी में कंप्लेनिंग जोन में नहीं रहा अपलाइन को लेकर कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। जो भी मेरे टीम के लिए ट्रेनिंग करनी हुई या जो भी करना हुआ, वो अनूप सर ने मुझसे आगे से कहा कि तुम्हारी टीम के लिए ट्रेनिंग करनी है या कुछ करनी है। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि सर ये सारी चीज़ों की जरूरत है या यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा, प्लीज आप करेंगे क्या। 100% पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली बिजनेस किया है। जब नौकरी में आप 15 दिन बाद आपको छोड़ दिया जाता है खुद काम करने के लिए, ट्रेडिशनल धंधे में आपको खुद काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हो? यहाँ पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? और कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरी अपलाइन लोकली नहीं है। मतलब अनूप सर जबलपुर में थे, फिर अभी भोपाल में, मैं मुंबई से हूँ, राइट? तो ये एक ब्लेसिंग भी हो जाती है। पता है जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, खुद कपड़े धोने जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, सारी चीज़ें खुद से सीख जाते हैं। मगर जिनके माँ बाप, जैसे एक ही बच्चा होता है, जैसे मेरा भी है, राइट? तो क्या होता है, वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं सारी चीज़ों को लेकर, है ना? तो अगर आपकी अपलाइन आपके लिए लोकली अवेलेबल है तो ये चांसेस हो सकती है कि आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, मगर मत करिएगा। अगर आप डिपेंडेंट है तो वहाँ नीचे बैठे सिर्फ तालियां बजाने वाले हैं, याद रखिए। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपने शुरुआत की ऊपर स्टेज पर आने की, गारंटी, राइट? तो यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंट रहिए, कंप्लेनिंग जोन में मत रहिए। जिस दिन आप ये बिजनेस को अपने हाथ में ले लेंगे, कुछ चीजें सीखते हुए खुद से करने लगेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे पेस इस बिजनेस की, किस स्पीड में आपको ये बिजनेस को करना है। नहीं तो जब आपकी अपलाइन अवेलेबल होगी तब आपका बिजनेस चलेगा, मतलब आप अपने नहीं, आप अपलाइन के बिजनेस में, आप उनका बिजनेस चला रहे हैं, खुद का बिजनेस तो अभी तक आपने शुरुआत ही नहीं किया है। आज ये आखिरी दिन होगा आपकी जिंदगी का कि अगर आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, कल से खुद से प्लान करना है, सारी चीजें खुद से करिए, नहीं तो कभी जिंदगी में स्टेज पे नहीं आ पाओगे, कभी हुआ नहीं है और ना कभी आगे होने वाला है। थैंक यू सो मच। सर ये डिपेंडेंट वर्ड भी जो है ना, मुझे लगता है कि पैरासाइकिल कर रहा है, किसी के भरोसे चलने वाला। और इस बिजनेस का क्या, किसी भी बिजनेस का एक नेचर होता है कि आप अगर मैच में कूदे हैं तो मैन ऑफ द मैच अगर आपको चाहिए तो सेल्फ परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है तो आपको मैन ऑफ द मैच मिलेगा। अगर लगातार आप मैन ऑफ द मैच ले रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच। तो ये बिजनेस में जब हमने आया तो भैया साहब सिर्फ काउंसलिंग करते थे कि भैया मुझे क्या क्या करना चाहिए, और वो बताते थे और मैं वो करता था। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सुने हुए कि इतना बार वो बल्ब का आविष्कार किया, इतना बार फेल हुआ, लेकिन अपने आया। अगर वो किसी के भरोसे रहता तो शायद उसका नाम ले जाता, उसके अपलाइन का नाम आता। अभी जैसे सागर सर ने बोला ना कि अगर आपके लिए अपलाइन काम कर रहे हो तो बिजनेस में अपलाइन का, आप अगर अपने लिए खुद काम कर रहे हो तो बिजनेस आपका है। और मैं तो कहता हूँ कि अपलाइन और डाउनलाइन ये किसी का बिजनेस नहीं है, आपके खुद के बिजनेस है, आपकी खुद की आईडी है, आप काम करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ना कि आपके अपलाइन और डाउनलाइन के अकाउंट में पैसे आते हैं। तो हमने सर एक ही चीज़ सीखा कि मुझे थोड़ा सा स्पीड में काम करना। जब 30 सेल्स के बारे में पूरा चीज़ मैंने देखा ना, तो एक चीज़ मेरे लाइफ में बहुत यू टर्न किया
जिसको भैया का मैंने सुना कि कोई भी काम को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बार इसको जरूर ध्यान से सुने और नोट करें प्लीज। तो सर वो मैं चूंकि हम बहुत उलझे हुए थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। 80-90% हमारा उलझन ही मेरा समय का जाता था। लेकिन जब भैया का 30 सिलसिले हम सुने, मैं पहले जब काम करता था सर, तो सबसे ज्यादा अगर सीढ़ी में कुछ सुना होगा तो वो 13 एसेंशियल और ड्रीम एक्सरसाइज, ये 2 सीढ़ी मैं बार मैं कार में, बाइक में, पहले तो स्कूटी से चलता था तो स्कूटी में भी वो कान में वो लगा के सुनते रहता था। और जितनी बार मैं 13 एसेंशियल सुना, कुछ ना कुछ नया चीज आया, कुछ ना कुछ नया चीज आया। तो ये हमने देखा, एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था प्लान दिखाने और वो 13 एसेंशियल लगा के कान में जा रहे थे, तो उसमें वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट पर अचानक से वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर गया। तो भैया बोल रहे थे कि जो काम तुम्हारे लिए अर्जेंट है उसको अर्जेंट में रखो, जो इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट हमेशा सेकेंडरी प्रायोरिटी पर है। अब प्लान दिखाना आपके लिए अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, तो वो मेरे लिए अर्जेंट है। अगर मेरे पास 500 रुपया है तो वो हमें टूल्स लेना जरूरी है या फिर वो कोई और काम था। तो चूंकि बिजनेस मेरा बड़ा हो रहा था तो हमने हर काम को प्रायोरिटी सेट करके और हर काम को सर, जैसे 24 घंटा काम को भी मैंने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में बांटा कि मुझे कब खाना है, मुझे कब घर में रहना है, मुझे कब प्लान दिखाना है। और वो चीज मेरे को लाइफ में मतलब मिराकल परिवर्तन लाया कि हर काम को जो बिजनेस से रिलेटेड था सबको मैंने अर्जेंसी में लेके आया। क्योंकि जब मोहल्ले में रहते थे तो हमारे बाइक को भी लोग बोलते थे, अच्छा तुम्हारा पति पहले कपड़ा बेचता था, अच्छा तुम्हारा पति अब चाय पत्ती बेचता है। तो लगता था बेटा 3 साल तो रुक जा, फिर बताता हूँ कि चाय पत्ती क्या होता है और कपड़ा क्या होता है। हाँ, तो मैं वहाँ पर 3 साल में काम करते गया सर। आज उस मोहल्ले में बोला ना कि जिस मोहल्ला में मुझे रेंट देने के पैसे नहीं होते थे, उसी मोहल्ला में करोड़ों का मकान लिया। तो ये चीज एक अपने आप में इंस्पायर करता है। और जितनी महिलाएं पहले बोलती थी पुष्पा को कि तुम्हारा पति ये करता है वो करता है, आज सब लोग खुद से घर पे आते हैं, खुद से इसका नंबर लेके जाते हैं, बोलते भाभी अब तो बुलाती ही नहीं है। तो ये चीज हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने सर हर काम को बिजनेस से रिलेटेड जो हमें ग्रोथ दे सकता था, मैंने हर चीज को अर्जेंसी बना दिया और बाकी सारे काम को इम्पोर्टेंट। इवन सर कर्जे में भी मुझे कर्जा भी था। जैसे मेरे पास 50,000 का चेक आया, 50,000 का चेक आया तो मुझे कर्जे भी देने होते थे, मुझे अपने जीवन भी चलाने होता था और मुझे ड्रीम के लिए भी भागना होता था। मतलब जो ड्रीम छोटे छोटे ड्रीम्स थे, तो मैंने उसको डिसाइड किया कि इतना पैसा आएगा तो इतना मैं कर्जा में दूंगा, इतना पैसा मैं भी जिंदगी जीऊंगा और इतना पैसा मैं मीटिंग ट्रेनिंग्स या टूल्स के लिए बचा के रखूंगा जिससे हमारा ग्रोथ है। हमारे साथ के लोग बोलते थे कि अरे पहले तो कर्जा निपट गया, हम लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो कर्जा क्या निपटाएंगे, हम ही निपट जाएंगे। तो मुझे बिजनेस को बिल्ड करने दो, जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो सब कर्जे वर्जे निपट जाएंगे। सारे कर्जदारों को ये बात बोल दीजिएगा आज जाके कि जब मैं ही नहीं बचूंगा कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा, इसलिए मुझे काम करने दो और मुझे अगले 1 साल तक डिस्टर्ब ना करो। और सर उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मतलब बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है। एंड टचवुड अब मुझे ये लगता है कि जो 2025 होगा तो जिसने हमारे बुरे वक्त में शायद कर्जा दिया होगा या जो जिस तरह से दिया होगा, उस समय मैं ऐसा बैठा हूँगा और उनको कर्जा देने लायक रहूँगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट हमारे पास और देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। और वो आखिरी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। वो पॉइंट है ड्रीम एक्सरसाइज। मेरा सवाल है विवेक भैया, ये बिजनेस ड्रीम का है या बिजनेस प्रोडक्ट्स का है या प्लान का है या लोगों को जोड़ने का है? ये बिजनेस किस चीज का है? जो चीज आपके पास में आज से पहले है वो कभी भी आपकी सक्सेस का कारण नहीं हो सकती इस बिजनेस में। अगर आप एक अच्छी साबुन से नहाते हैं तो प्रोडक्ट आपका रीजन नहीं हो सकता सक्सेसफुल, क्योंकि अगर हो सकता था तो आप अभी तक हो जाते। बहुत बढ़िया। केवल एक चीज जो अभी आपके पास नहीं है वो रीजन हो सकती है यहाँ कामयाब होने के लिए, और वो है आपका ड्रीम। केवल ड्रीम, ड्रीम के अलावा इस बिजनेस में कुछ नहीं है। जितने लोग में राय लोग पूछोगे, जितने लोग कामयाब हुए ना वे केवल ड्रीम के कारण हुए, और जितने लोग दुनिया में फेलियर हैं वो केवल ड्रीम के अभाव हैं। उनके पास एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको
प्रोडक्ट सेकेंडरी, प्रोडक्ट को इट कैन बी यूज्ड क्या आपका ड्रीम पूरा करने के लिए। ये स्टेडियम जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ अच्छी कुर्सियां लगे हैं, इसलिए किसी ने स्टेडियम नहीं बनाया है। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हो ऐसा किसी ने सपना देखा, इसलिए ये स्टेडियम बना इंटरनेशनल लेवल का। यहाँ पर कोई बहुत अच्छी साउंड प्रूफिंग हो, अच्छी लाइट लगे, इसलिए ये स्टेडियम नहीं बना। सचिन तेंदुलकर इंडिया जीते इसीलिए क्रिकेट खेलते हैं। मेरा बैट अच्छा छक्का मारता है इसलिए मैं उस बैट से खेलूं, इसलिए वो बैट से नहीं खेलते, इसलिए वो क्रिकेट से नहीं खेलते। वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। देयर हैज टू बी अ बिगर रीजन। एक स्पिरुलिना या एक अश्योर की सोप के लिए हम इस बिजनेस में नहीं है। उस अश्योर सोप और उस स्पिरुलिना से हमारे सपने पूरे होते हैं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इस बिजनेस में। और मैं आपको बता दूं, इस धरती पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रोडक्ट से बेहतर कोई और प्रोडक्ट ना हो। आप उसे कितने बढ़िया स्पिरुलिना, कितने बढ़िया फ्लैक्स ऑयल देंगे और उसी बात में अगर अटके रहेंगे तो वो बताएगा मेरे पास तो ज्यादा बढ़िया फ्लैक्स ऑयल है फलाना फलाना कंपनी का। मेरे पास तो 1000 तरह की कंपनियां हैं जो स्पिरुलिना बनाती हैं। वो स्पिरुलिना उठा कर ले आएगा। हम टूथपेस्ट लेके जाएंगे कि मेरा टूथपेस्ट तेरे टूथपेस्ट से 5 रुपए सस्ता है, इसे इस्तेमाल कर लो, वो और 5 रुपए सस्ता ले जाएगा। हम बताएंगे हमारा 55 या 65 रुपए का है, वो कहेगा मेरे पास 45 का है। हम कहेंगे 45 का, वो कहेगा मेरा 35 का। हम कहेंगे 35 का आ गया, वो कहेगा 25 का है। हम कहेंगे 25 का आ गया, वो कहेगा 15 का। हम कहेंगे 15 का आ गया, वो कहता मैं तो वो दंत मंजन करता हूँ पेड़ से निकाल के, मुझे करना ही नहीं है टूथपेस्ट। हम कहाँ रुकेंगे? हम कहेंगे हमारा राइस ब्रांड ऑयल इतना है, ऐसा ये है। जब हम सब यहाँ पर बिजनेस में आए तब राइस ब्रांड ऑयल नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये तब के प्रोडक्ट है सारे। जानते हैं क्या राइस ब्रांड ऑयल से आपको बिजनेस चलता है? पता, राइस ब्रांड नाम पहली बार यहाँ आया। मेरा यहाँ पूरे इस मंच से और आगे जितने लीडर्स बैठे हैं DOCD, उन सबसे सवाल है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपको पता है? कल सरवर जी कल जाते हुए अच्छा तो याद है, मेरे कजिन का फोन आया, मतलब तो ब्लूटूथ पे लगाया मैंने, उससे बात नहीं की। तो मेरे को बोलता भैया वो प्रोटीन चाहिए, आप कितने रुपये का? मैंने कहा मैं घर पहुँच के अभिषेक से पूछूंगा, मुझे नहीं पता प्रोटीन खाने का। मुझे आज भी नहीं पता कि वैसे सब तो अब आप बोलो DOCD हो गए, प्रोटीन पाउडर की प्राइस नहीं पता। ये नहीं पता इसलिए DOCD सेल्समैन नहीं हूँ, DOCD हूँ, इसीलिए प्राइस नहीं पता। एग्जैक्टली। दोबारा बोलिए इस बात को, दोबारा बोलिए। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, DOCD हूँ, इसीलिए मुझे प्राइस नहीं पता। पेट्रोल का रेट कितना है ये ड्राइवर का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम मेरी पत्नी के साथ में पिछली सीट पे बैठने का है, क्योंकि इसने मुझे उस समय पे साथ दिया था जिस समय मेरे साथ कोई नहीं। तो वो मेरा ड्रीम है, इन सब के ड्रीम पूरे करना। अच्छा मुझे अगर पता भी होगा तो मैं क्या उखाड़ लूँगा। भूल जाइए प्राइस का कंपैरिजन। हाँ, डिस्क्लेमर, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। ये बात हम नहीं बोलते हैं, वेस्टीज के MD श्री गौतम वाली जी बोलते हैं कि वेस्टीज का सिद्धांत है, वेस्टीज को चलने के लिए थोड़ा सा तो मुनाफा चाहिए। पर बाली साहब ये बोलते हैं कि वो थोड़ा सा मुनाफा जिसमें कंपनी चल सके, हम उतना ही मुनाफा रखते हैं, हम मुनाफा खोरी नहीं करते। और वेस्टीज के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कभी भी एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रहेगी, वो ओवर प्राइस कभी भी नहीं होगी। इसे दिमाग लगाना बंद कर दीजिए इस बात पे कि क्या 5 रुपए सस्ता है, महंगा है। एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस ऐसी हैं इस समय कि प्राइस का इन्फ्लेशन आ रहा है, किसी का रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो तेल का प्राइस बढ़ेगा, साबुन का प्राइस बढ़ेगा, साबुन में भी ऑयल का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी और चीजें, पेट्रोल बढ़ा है तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। उसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। दिमाग अगर लगाना है सिर्फ एक चीज पे लगाना है कि मेरा सपना क्या है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से हमें जितना नुकसान नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस के बढ़ने से हमें जितना नुकसान नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान कंपनी को होता है, ये सोच लीजिएगा।
क्योंकि कंपनी की सेल डाउन होगी तो कंपनी को नुकसान होगा। तो कंपनी पागल नहीं है, कंपनी को मजा नहीं आ रहा प्राइस बढ़ाने में, इसलिए प्राइस पे दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। जब हम बिजनेस में थे तो मुझे लगता है चाय पत्ती का रेट 96 रुपीज था, और बढ़ेगा, समय रहते बढ़ेगा। चाय पत्ती का रेट, कॉफी का रेट जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, उस पर उसको याद भी मत कीजिए, ध्यान भी मत दीजिए। हमें दिखता है सिर्फ पीवी, क्योंकि हम पीवी के बिजनेस में हैं, हमें दिखता है 160 पीवी करना है, कोर बनना है, दैट इज इट। इसलिए माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, काम हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति के पास बैठे प्लान दिखाने के लिए, हम बात कर रहे हैं ड्रीम एक्सरसाइज की, या बैठे जितने भी लोग हैं, मैं 1 मिनट बात करूंगा, मेरा टाइम अप हो गया है। हम बात शुरुआत करते हैं ड्रीम से, ना कि प्रोडक्ट से। हम यहाँ पे बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे उस किसी बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारियां बताने के लिए नहीं है, ना कि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी करते हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम सिर्फ उसे ये बात बताते हैं कि जो टूथपेस्ट आप कर रहे हो, जो हेल्थ सप्लीमेंट आप खा रहे हो, उसको इस्तेमाल करने से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे। ये टूथपेस्ट, ये हेल्थ सप्लीमेंट, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आपके घर में बहुत सारा पैसा भी होगा, आपके सपने सारे पूरे हो सकते हैं। दैट इज इट। क्योंकि ना हम डॉक्टर हैं, ना हम बीमारों को ढूंढने के लिए निकले हैं। कल को स्पिरुलिना बंद हो जाएगी तो क्या हम बिजनेस छोड़ देंगे? कल को फ्लैक्स ऑयल नहीं आएगा तो क्या हम बिजनेस छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि हमारा संबंध हमारे सपनों से हुआ है। प्रोडक्ट तो आते जाते रहेंगे। प्रोडक्ट क्या है? ट्रूमेन की रेंज आई थी, प्रेस्टीज आई और चली गई। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुई, कंपनी ने उसको बंद कर दिया। कल को कोई और प्रोडक्ट आएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कंपनी उसे बंद कर देगी। अगर हमारा बिजनेस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होगा तो वो बनेगा, बिगड़ेगा, खत्म हो जाएगा। हमारा बिजनेस अगर ड्रीम पे आधारित होगा तो सालों साल नहीं, जनरेशन तक चलता रहेगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट जाएंगे। विद दिस टाइम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मुझे यहाँ पैनल को धन्यवाद देना होगा। मैं 13 एसेंशियल पूरे नहीं कर पाया क्योंकि समय की अपनी सीमा है, पर आप कसम खा लीजिए कि CEP पर, विनी टीम जो मोबाइल ऐप पर CEP पर जो 13 एसेंशियल्स का ऑडियो है, आप उसे पूरा सुनेंगे और अपनी पूरी टीम में सुनाएंगे। अपने मॉर्निंग CEP क्लब में उसे प्ले करेंगे और अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच। या पूरे पैनल के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब हम थैंक यू सो मच। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा क्रू से कि चेयर्स यहाँ से हटा दें और ब्लैक आउट। दोस्तों, मौका है वेस्टीज के हाईएस्ट अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने का। क्या आप तैयार हैं? ये आवाज पूरी नहीं है, मुझे लगता है ये आवाज उन तक भी नहीं पहुंच रही होगी। क्या आप तैयार हैं? गरीबी से अमीरी की कहानियां बहुत सुनी होंगी आपने। आज उस फैमिली को साक्षात देखने का अवसर है कि कोई व्यक्ति जो एक बार ठान ले, उस समय ठानने के समय उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, पर ठानने के बाद उसकी सफलता का जो सफर शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब दुनिया उसे सलाम करती है। एक ऐसे परिवार को हम यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले तक एक मामूली टैक्सी ड्राइवर थे।